हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स क्लियर। और आज हमारा पहला लेक्चर है ऑन द टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर न्यू चैप्टर। और हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर अपना मोशन चैप्टर कंप्लीट करा था और अभी हम कर रहे हैं अपना क्लास 9 फिजिक्स कंप्लीट कोर्स। और बिफोर गोइंग ऑन आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर करा था अबाउट मोशन। मोशन के बारे में हमने पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में, ठीक है। और मोशन की स्टडी को हमने क्या कहा था? मोशन की स्टडी इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। हमने कहा था ना, ये मोशन की स्टडी को हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं। और हमने पिछले लेक्चर के अंदर और हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर मोशन पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मोशन का कॉज और उसके इफेक्ट्स, कि मोशन क्यों होता है और वो क्या क्या इफेक्ट्स डालता है। और इस स्टडी को हम बोलते हैं डायनामिक्स। द स्टडी ऑफ मोशन विद इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स इज नोन एज डायनामिक्स। ओके। और काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के हमारे एक ही गुरु हैं, न्यूटन बाबा। न्यूटन और गैलीलियो। ओके। सो बेसिकली इन दोनों ने ही ये पूरा काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स बनाया था। बाद में थोड़ी थोड़ी स्टडीज आती रही, बट मेन प्रोपोर्शन इनका था। तो इनको हम गुरु ऑफ काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स बोलते हैं, गैलीलियो और न्यूटन। ओके। सो इस चैप्टर में हम बात करेंगे डायनामिक्स की, कॉज ऑफ मोशन एंड इट्स इफेक्ट। ओके। सो पहली बात, अब चैप्टर के नाम के अंदर ही फोर्स है तो हम फोर्स से स्टार्ट करते हैं। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? अब हमने अपने छोटी क्लासों से ही पढ़ा है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल, है ना। अ पुश और अ पुल। एक पुश या एक पुल को हम फोर्स का नाम दे देते हैं। बट ये थी यार बच्चों वाली डेफिनेशन। अब हम बच्चे तो रहे नहीं, अब हम बड़े हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। फोर्स को अब हम थोड़ा और इलेबोरेट कैसे कर सकते हैं? अ पुश और अ पुल दैट changes or tends to change state of rest या motion of an object। ठीक है। हमने इसके अंदर सारी चीजें कर दी। अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, मतलब या तो वो उसको चेंज कर देगा या कोशिश करेगा चेंज करने की। टेंड्स टू चेंज मतलब कोशिश करेगा। स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके। अब फोर्स हमारा क्या क्या कर सकता है, ये हमने बचपन से ही पढ़ा हुआ है। फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू मोशन, ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू मोशन। और क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है, चेंज शेप, शेप चेंज कर सकता है, साइज साइज चेंज कर सकता है काफ़ी हद तक। ओके। डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ओके। ये थोड़ी सी चीज़ें, और भी बहुत कुछ है, यू नो दैट ऑल। मेन चीज़ें जो हमारी हैं जिस पे हमने फोकस करना है, दैट इज चेंज स्टेट ऑफ मोशन, स्टॉप कर सकता है, शेप और डायरेक्शन। हमने इन चार चीज़ों पर ज़्यादा एम्फोसिस देना है इस चैप्टर में। ओके। फोर्स के एग्जांपल्स आपको पता ही है सारे, हमने 8th क्लास में अच्छे से करा था अपने फोर्स वाले चैप्टर में। आगे चलते हैं, तो हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस करते हैं थोड़ा, कि फोर्सेस किस किस टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब हम फोर्सेस को दो बेसिस पर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट बेसिस ऑन विच वी डिवाइड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ओके। बेसिस ऑफ ओरिजिन और नेचर ऑफ ओरिजिन। ओके। ये फोर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उसके बेसिस पर हम इसको पहली बार क्लासीफाई करते हैं।
दूसरी तरीके से हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, ठीक है, कि वो कौन से किस तरीके से इफेक्ट करता है, ठीक है, ऑन द वे ऑफ एक्शन या कॉज या बहुत कुछ, ओके। तो आप समझ रहे हो या लिख ही देते हैं वे ऑफ एक्शन, कि वो किस तरीके से एक्ट करेगी। नाउ बेसिस ऑफ ओरिजिन पर हमने इसको 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। सो द फर्स्ट पार्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? मास इंटरेक्शन के ऊपर हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। द फोर्स मास इंटरेक्शन, जब मास इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, लाइक अर्थ और सन, सन और मून, ठीक है। सो इस सब के बारे में आपको पता है। नाउ सेकेंड होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फोर्स, और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं कभी कभी, वो एक स्पेसिफिक केस में होता है। सो जनरली हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब अप्लाई होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब अप्लाई होती है? व्हेन चार्जेस आर इन मोशन और रेस्ट, ठीक है। ये चार्जेस के बेसिस पर अप्लाई होती है। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं हमारे पास, ये हमने थोड़ा थोड़ा 8th क्लास में पढ़ा है अपने नेचुरल फिनोमिनन्स के अंदर, जब हमने अर्थिंग वगैरह करा था, है ना। सो उसके अंदर हमने करा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस, उसके अंदर हमने करा था ना कि चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये उसकी वजह से होता है। और हमने अपने 8th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पढ़ा था, इट इज़ समवॉट सिमिलर टू दैट ओनली, ओके। सो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसका एग्जांपल आपको पता ही है कि जैसे अगर एक वायर होती है हमारे पास, उसके पास उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, ओके, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ये, एंड पास में कंपास रख दिया जाए, हमने एक्सपेरिमेंट करा था 8th क्लास में, तो वो कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फोर्स अप्लाई होती है। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, और इसको हम 10th क्लास में और सीनियर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। देन हमारी थर्ड फोर्स आती है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ये दो चीज़, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस, ये दोनों आपके लिए नहीं है, और ये हम आगे जाकर जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, तब आएगी हमारे पास। सो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है सब एटॉमिक इंटरेक्शन की वजह से, सब एटॉमिक इंटरेक्शन, ओके। सो सॉरी स्ट्रॉन्ग फोर्स सब न्यूक्लियर इंटरेक्शन की वजह से होती है, सॉरी, सब न्यूक्लियर इंटरेक्शन, मतलब जो एक न्यूक्लियस है, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे, जो हमारा 4th चैप्टर है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। सो सब न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर जो फोर्सेज होती हैं, दैट आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब। और उनके अंदर एक वो भी होता है कि इनका जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए इसकी वजह से भी ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो दीज आर सब न्यूक्लियर फोर्सेज। वीक फोर्सेज आर द सब एटॉमिक फोर्सेज, जो एटम्स के बीच में होती हैं, और जो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में होती हैं। जो न्यूक्लियस के बीच में फोर्सेज अट्रैक्ट करते हैं दो एटम्स के, दैट आर नोन एज द सब एटॉमिक। और ये जो वीक फोर्सेज होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। सो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है और जो रेडियो एक्टिविटी होती है, वो सब इन वीक फोर्सेस की वजह से होती है। सो अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो व्हाट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑन अर्थ, थोड़ा जी का बढ़ाते हैं आपका, चलो। व्हाट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑन इन दिस यूनिवर्स, सबसे ज़्यादा कमज़ोर फोर्स कौन सी है? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑन अर्थ। आप कहोगे ग्रेविटी क्यों है? वो तो सन और मून को इकट्ठे रखती है, सन और अर्थ को इकट्ठे रखती है,
आप कहोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यार जब छोटी छोटी एक छोटी सी वायर और एक छोटा सा मैग्नेट, ठीक है, छोटे छोटे जो बिल्कुल छोटे छोटे से चार्जेस होते हैं उनके बीच में फोर्स होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे ज़्यादा वीक है। ओके, सबसे ज़्यादा वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप सोचते हो इतनी बड़ी चीज़ है, हम लोगों को अर्थ से जोड़े रखती है, कुछ नहीं है, वीकेस्ट फोर्स है। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आर द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, सब न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो ये थोड़ा आपका जीके बढ़ा दिया हमने, अब आगे चलते हैं। नाउ कॉज या वे ऑफ एक्शन, अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो हमारा मेन, ये तो हमने वैसे ही डिस्कस करा था, इसका हमारा मेन फोकस नहीं रहेगा इस पर, हमारा मेन फोकस रहेगा इस चीज़ पर। ओके, हमारा मेन फोकस रहेगा कॉज या वे ऑफ एक्शन। सो इसके अंदर हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ये चीज़ हमने पढ़ी है, कब पढ़ी है, 8th क्लास में, फोर्स वाले चैप्टर में, बट अब हम डिटेल में जाएंगे। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस बहुत सारी होती हैं, बट मेनली हम दो की बात करते हैं, नॉर्मल और फ्रिक्शनल। और नॉन कॉन्टैक्ट तो बहुत ही सारी है। नॉन कॉन्टैक्ट थोड़ी नेम करते हैं आपके लिए, टेंशन, जो हम बेसिकली पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स, ये सब हम पढ़ेंगे, वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देन पढ़ लो यार, इसे अच्छा रहता है। देन टेंशन, स्प्रिंग, और क्या ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पर, टेंशन स्प्रिंग ऐड कर सकते हैं हम। देन वी कैन ऐड हेयर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल ऐड कर सकते हैं। देन वी कैन ऐड ग्रेविटी हेयर, ग्रेविटी ऐड कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऐड कर सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग और वीक भी नॉन कॉन्टैक्ट ही होती है। सो नॉन कॉन्टैक्ट तो बहुत सारी है हमारे पास, कॉन्टैक्ट भी बहुत सारी हैं, बट हम मेनली नॉर्मल और फ्रिक्शन की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास मस्कुलर फोर्स आ जाती है, और कभी कभी स्प्रिंग भी कॉन्टैक्ट में काम करता है, टेंशन भी कभी कभी कॉन्टैक्ट में काम करता है। सो बहुत वेरिएशंस है। सो मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, सेंट्रीपिटल के बारे में, ग्रेविटी के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सीनियर क्लासेस में बात करेंगे, और हम बैलेंस्ड और नॉन बैलेंस्ड फोर्सेस की बात करेंगे। ओके, सो इन दोनों को हटाइए। सो पहली बात नॉर्मल, अब नॉर्मल डिस्कस करते हैं, नॉर्मल क्या होता है। सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, चलो पहले यही डिस्कस करते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है, तभी समझ में आएगा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है? फोर्सेस जो कांटेक्ट में आने पर काम करती है, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आएंगे ये फोर्सेस तभी काम करेंगी। जब ये ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं होंगे देन दीज फोर्सेस विल नॉट वर्क। ओके, so these are the contact forces that act when objects come in contact. Okay, now और नॉन कॉन्टैक्ट कौन सी होती है? जो कॉन्टैक्ट में आने पर भी काम कर देती हैं, और जब कॉन्टैक्ट में नहीं होता तब भी काम करती है, मतलब टू इन वन बेनिफिट। सो नॉर्मल फोर्स क्या होती है? वैसे तो ये हम थर्ड लॉ पढ़ने के बाद न्यूटन का और ग्रेविटी पढ़ने के बाद अच्छे से समझ पाएंगे, बट चलो कोशिश करते हैं थोड़ी, ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक सरफेस है, सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक बॉक्स रख दिया हमने, चलो जी रख दिया। सो ये बॉक्स जो है ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि इसका वजन है कुछ, है ना। अगर आप एक कमज़ोर से टेबल के ऊपर एक भारी सा बॉक्स रख दोगे तो वो टेबल टूट जाएगा। क्यों टूटता है? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अपने आप से तो कुछ नहीं करेगा, एक ऑब्जेक्ट अपने आप से टूटेगा नहीं। इसका मतलब कि उसने उसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया है, अब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उसको रोक पाए, तो वो टूट गया, है ना। इसका मतलब जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो एक फोर्स लगाता है नीचे को, और उसको हम वेट कहते हैं, ठीक है, और डेली लैंग्वेज में वजन कहते हैं ना कि इस चीज़ का वजन बहुत ज़्यादा है, सो वो वेट होता है। ओके,
नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट करती है, वेट, वजन, वजन नीचे की तरफ एक्ट करता है। अब हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है? हमारा थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो यहाँ पर ये एक एक्शन है, अब इसका एक रिएक्शन भी होगा। सो वो एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ओके, ये एक फोर्स होती है ऊपर की तरफ जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, कॉन्टैक्ट के। और इसे हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, कभी कभी हम इसे नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन है, ये कभी भी एक्शन में काम नहीं करती, ये हमेशा रिएक्शन में काम करती है। जब भी वेट अप्लाई होगा तब नॉर्मल अप्लाई होगा, नॉर्मल अपने आप कभी भी अप्लाई नहीं होता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नॉर्मल, दैट इट इज़ ऑलवेज अ रिएक्शन फोर्स। ये कभी भी एक्शन में काम नहीं करेगी, हमेशा रिएक्शन में काम करेगी। अगर वेट अप्लाई होगा तो ही नॉर्मल अप्लाई होगा, अगर वेट अप्लाई नहीं होगा देन नॉर्मल विल नॉट अप्लाई। ओके, और जो एक और बात बता देता हूँ, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। जितना वेट होगा उतना नॉर्मल होगा। ओके, जितना वेट उतना नॉर्मल, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नाउ सेकेंड थिंग आती है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स, और इसको हम कभी कभी टेंजेंटियल फोर्स भी बोल देते हैं। टेंजेंटियल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमेशा सरफेस के पैरेलल काम करती है। मान लो ये सरफेस है तो ये हमेशा उसके पैरेलल काम करेगी, ये सरफेस के कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, हमेशा सरफेस से पैरेलल काम करती है जिस सरफेस पे एक्ट कर रही है। अब आप कहोगे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये यहाँ पर काम करेगी और यहाँ पर सरफेस के कांटेक्ट में रही। नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सरफेस पर काम करेगी उस सरफेस के पैरेलल रहेगी। अगर दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए देन तो आई कैन डू नथिंग। सो इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द surface on which it is acting, और ये हमेशा तभी काम में आती है जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन के हम कितने एग्जांपल ले, हमने 8th क्लास के अंदर अच्छे से करा है। ओके, सो ये था हमारे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस का हमने कर लिया सारा। अब बाकी जो मस्कुलर फोर्सेस वगैरह सब होती हैं वो सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ खास काम नहीं आती। नाउ अब हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। ओके, अब बात आ जाती है हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। सो इसको हम साइड से इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अब कुछ बहुत तगड़ा डिस्कशन होगा। ओके, अब बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाला डिस्कशन होने लगेगा, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ये सारी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हम इन्हें पढ़ेंगे क्योंकि हमें अपना नॉलेज बढ़ाना है। तो चलो पढ़ें इन सब के बारे में। पहले बात यही समझ लेते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने अभी समझा था कि दे एक्ट व्हेन टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, या कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी काम कर जाते हैं। मतलब डबल बेनिफिट है इसमें, और ये कैसे काम करते हैं वो सब भी अभी हम देखेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं इनको हम फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज द फील्ड फोर्सेस। क्यों कहते हैं? सोचो, फील्ड फोर्सेस हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको एक्ट करने के लिए एक फील्ड चाहिए, दे नीड एन एरिया, दे नीड ए फील्ड टू एक्ट। ठीक है, उनको एक एरिया चाहिए एक्ट करने के लिए, अगर बीच में कुछ ही नहीं होगा देन दे विल नॉट एक्ट। सो दैट इज़ व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज फील्ड फोर्सेस, क्योंकि खुले में काम करते हैं, ये वैसे पास पास वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं रह सकते। सो अब टेंशन, टेंशन क्या होता है यार? चलो टेंशन के बारे में पढ़ते हैं। टेंशन ये हमारा ब्रेन वाला टेंशन नहीं है जो हम सुबह शाम लेते हैं पढ़ाई का, नहीं, ये वो वाला टेंशन नहीं है, ये फिजिक्स वाला टेंशन है। फिजिक्स वाला टेंशन मतलब जब ये टेंशन क्या होता है? जब हम रस्सी, जैसे कि रस्सी है, मान ये छत है, ये रस्सी है, ये नीचे हमने एक पत्थर लटका दी। अब क्या होगा, ये रस्सी नीचे को, ये जो पत्थर है ये नीचे को वजन लगाएगा, लगाएगा ना, इसकी नेचर है वेट, और ग्रेविटी भी इसको हेल्प करेगी।
तब क्या होगा, तब जो ये रस्सी है ये एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, ये एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी अपने आप को उसी जगह पर रखने के लिए, और इसी को हम टेंशन कहते हैं। आपने देखा है ना कि रस्सी को हम काफ़ी दूर तक खींच देते हैं तब भी वो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि वहाँ पर टेंशन काम कर रहा है। ओके, सो व्हाट इज टेंशन? When a string or thread or wire is held tightly, or the ends of the string or thread pull on whatever bodies are attached to them in the direction of the string, then tension comes into play. Okay, so चलो अब हम एक केस स्टडी लेते हैं, उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये टेंशन है क्या, फिर तुम्हें टेंशन की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तब तक हम टेंशन कंप्लीट कर लेंगे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द फॉरवर्ड फोर्सेस। सो अब ये हमने ड्रॉ करा है, अब हम एक केस स्टडी लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, इसको हम मासलेस मान लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसका कोई मास ही नहीं है। और माइंड इट, मास और वेट में बहुत फ़र्क होता है, दोनों को बराबर मत कहना ना कि मास और वेट एक ही चीज़ होती है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, बट इतना ध्यान रखो कि मास और वेट सेम चीज़ नहीं होती। ओके, सो इसको मासलेस मान लो, और टेंशन, हम एक टेंशन ले लेते हैं कि स्ट्रिंग पर एक टेंशन है टी, स्ट्रिंग पर एक टेंशन है इस पर टी, और वो हर एक पॉइंट पर सेम होता है। अगर यहाँ पर टेंशन टी है तो इस पॉइंट पर भी टी टेंशन होगा, इस पॉइंट पर भी टी टेंशन होगा, इस पॉइंट पर भी सेम होगा, इस पॉइंट पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम टेंशन होगा। ओके, so tension at every place is same throughout the string। और जो टेंशन की डायरेक्शन होती है, अब टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, फोर्स है इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्योंकि वेक्टर होती है। अब मान लो वजन यहाँ को लग रहा है या फोर्स यहाँ को लग रही है, यहाँ पर आप स्ट्रिंग को ऐसे नीचे से खींच रहे हो, देन जो यहाँ पर टेंशन हो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। टेंशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इससे हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगेगा हमारा टेंशन। ओके, सो ये चीज़ है हमारी टेंशन। समझ में आई थोड़ी बात? टेंशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा डिटेल टॉपिक है ये, थोड़ा दिमाग खराब करता है, बट कोई बात नहीं, समझते हैं इसको अच्छे से। तो टेंशन क्या होता है, बस इतनी बात समझो कि टेंशन एक रस्सी को उसकी जगह पर होल्ड करके रखता है। अब मान लो यहाँ पर ये इसको नीचे खींच रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर रस्सी गिर रही है, नीचे को जा रही है, नीचे को जा रही है, बट ये रस्सी गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग खुद एक ऊपर की साइड फोर्स लगाएगा और खुद को वहाँ पर रखेगा, उसे वो टेंशन कहते हैं, कि उसे टेंशन है कि वो नीचे ना गिर जाए, इसलिए वो टेंशन फोर्स लगाता है। ओके, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी बात। तो अब एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे शायद आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा डायग्राम, बट समझ में आ जाएगी बात उससे। सो यहाँ पर हम एक रैम्प लेते हैं, दिस इज द रैम्प, और यहाँ पर हम एक पुली लगा देते हैं। पुली आप सबको पता है क्या होगा, ये एक दीवार है। ओके, एक दीवार है, हमने क्या करा, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ से हमने रस्सी टाई करी, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पर एक बॉक्स है बी, बी बॉक्स है। अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हेयर, ये बॉक्स नीचे की साइड को जाएगा, नीचे की साइड को फिसलेगा, ढलान पे फिसलेगा ना नीचे की साइड को, ये बॉक्स बिल्कुल फिसलेगा। ये रस्सी यहाँ पर बंधी हुई है, ये पुली इसको मदद कर रही है ना, ये पुली यहाँ से इसको अच्छे से जाने में मदद कर रही है। नाउ अब रस्सी यहाँ से टूटने को टेंड करेगी, बट टेंशन क्या करेगा, टेंशन इसको होल्ड करके रखेगा, टेंशन विल होल्ड इट एज लॉन्ग एज इट कैन। ओके,
सो एक टेंशन यहाँ पर एक्ट करेगा, एक टेंशन यहाँ पर एक्ट करेगा और ये इस चीज़ को होल्ड कर लेंगे। आई होप सो टेंशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। ओके, सो अभी इतना ही समझते हैं टेंशन के बारे में। ओके, सो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गए और अगर ज़्यादा ज्ञान देंगे तो दिमाग फट जाएगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। अगले लेक्चर में हम टेंशन को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे और बाकी की फोर्सेस भी अपनी कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Keep following this course to improve your physics, and till then bye and take care.